हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। एयर कंप्रेसर क्या है? नाम से पता लग रहा है एयर को कंप्रेस करना। कंप्रेस करने से एयर की क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द एयर कंप्रेसर सक्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से वो एयर को लेता है, कंप्रेस इट और उसे कंप्रेस करता है। इट रेज इट्स प्रेशर एंड डिलीवर्ड कंप्रेस्ड एयर फॉर टू स्टोरेज वेसल, और इस कंप्रेस्ड एयर को ये स्टोरेज वेसल में डिलीवर कर देता है। और ये स्टोरेज वेसल में जो कंप्रेस एयर है इसको बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कंप्रेसर को हम बाहरी एक्सटर्नल वर्क के द्वारा चलाते हैं। ये जो कंप्रेसर होता है किसी मोटर या प्राइम मूवर के द्वारा चलाया जाता है। यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर पावरिंग स्मॉल इंजन्स, यानी स्मॉल इंजन्स को चलाने के लिए ज़्यादातर यूज है। जैसे गैस टरबाइन हो गई, प्लांट हो गए, जेट इंजन हो गए, इनको चलाने के लिए काम आता है। एंड एक्सेस क्वालिटी ऑफ एयर यूज्ड इन मेल्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल, यानी ये डिफरेंट मेटल को मेल्ट यानी पिघलाने के काम भी आता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज़ होता है। यूज इन ऑपरेशन लिफ्ट, लिफ्ट में भी यूज़ होता है, पंप में भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज में टूल यूज़ होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के प्रकार। पहले है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, यानी वर्किंग के आधार पर। वर्किंग के आधार पर दो हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जिसे हिंदी में हम पश्चाग्र संपीड़क कहते हैं। दूसरा है रोटरी कंप्रेसर जिसे हिंदी में हम घुमाव संपीड़क कहते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज, स्टेज के आधार पर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तीसरा है अकॉर्डिंग टू एक्शन, क्रिया के आधार पर, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और डबल एक्टिंग कंप्रेसर। चौथा है अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी, यानी दाब के आधार पर, लो कैपेसिटी कंप्रेसर, यानी लो प्रेशर मिलेगा इससे हमें। दूसरा है मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर, और तीसरा है हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। पांचवा है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी किस हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं इसे। फिक्स्ड है। सेमी फिक्स, यानी इसे हम खोल भी सकते हैं और आधे को खोल सकते हैं आधे को नहीं। और तीसरा पोर्टेबल, यानी आसानी से खोल सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलर, कूलिंग कैपेसिटी, यानी कूलिंग के आधार पर। वाटर कूल्ड कंप्रेसर, यानी जिन कंप्रेसर को हम कूलिंग वाटर के द्वारा करते हैं। और एयर कूल्ड कंप्रेसर, जिनको हम एयर के द्वारा कूल करते हैं। सम टेक्निकल टर्म है, जैसे सबसे पहली है इनलेट प्रेशर, यानी जो प्रवेश का दाब है। इट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, यानी जो इनलेट पर प्रेशर है एयर का उसे हम इनलेट प्रेशर कहते हैं। जो स्टार्टिंग में है डिस्चार्ज प्रेशर, यानी जो निकास दाब है, निकलने पर जो प्रेशर है। इट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट आउटलेट, यानी आउटलेट पर जो प्रेशर है। नेक्स्ट है प्रेशर रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर, यानी डिस्चार्ज प्रेशर और इनलेट प्रेशर का जो रेशो होता है उसे हम प्रेशर रेशो कहते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी ये होती है कि एक पर सेकेंड कोई भी कंप्रेसर कितनी एयर कंप्रेस कर सकता है, उसे उस कंप्रेसर की कैपेसिटी कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय कंप्रेसर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, यानी सक्शन स्ट्रोक में के दौरान एक कंप्रेसर ने कितनी वॉल्यूम एयर की सक की है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और इसको हम जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जनरली हम इसका जो फॉर्मूला है VS इक्वल टू π/4 d²/L। डी सिलेंडर का बोर्ड डायमीटर है और L लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, यानी कितना मूवमेंट पिस्टन की हुई है। फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी से हम कैपेसिटी मेज़र करते हैं। फ्री डिलीवरी जनरली जो है कैपेसिटी बताती है कंप्रेसर की कि कंप्रेसर कितना कैपेबल है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय कंप्रेसर, यानी कितना वॉल्यूम डिलीवर्ड किया कंप्रेसर ने। व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जब हम इसे रिड्यूस कर देंगे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगला है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या है? इसमें एक ही सिलेंडर होता है और उसी में ही सारे प्रोसेस होते हैं, इसलिए इसमें हम एक ही सिलेंडर यूज़ करते हैं, इसलिए
सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर कहलाता है। ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ए सिलेंडर, पिस्टन एंड डिस्चार्ज वाल्व। यहाँ देखो दो इनलेट, एक इनलेट वाल्व है, एक डिलीवरी वाल्व है, और एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है। और ये पिस्टन फ्लाई व्हील से जुड़ा है, कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंकशाफ्ट है। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन मूव करेगा नीचे की तरफ, और जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगी। इनलेट वाल्व जो ओपन होगी तो एटमॉस्फेरिक एयर सिलेंडर के अंदर आएगी, और इस कंडीशन में जो डिलीवरी वाल्व है वो क्लोज रहेगी। जब ये सक्शन स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तब ये दूसरे स्ट्रोक में क्या करेगा, कंप्रेशन स्टार्ट करेगा, यानी कंप्रेस करेगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव करेगा, यानी ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एयर कंप्रेस होगी, एयर का प्रेशर बढ़ेगा। जब एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगी, और आउटलेट वाल्व जिसे हम डिलीवरी वाल्व कहते हैं वो ओपन हो जाएगी, और कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल जाएगी। यही है हमारा सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब इसका वर्क डन बाय ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। यहाँ पर ये पीवी डायग्राम है। यहाँ पर देखो दो डॉटेड डायग्राम है, एक डार्क डायग्राम है। जो डार्क डायग्राम है वो पॉलीट्रोपिक है, जो छोटा डॉटेड डायग्राम है वो आइसोथर्मल है, और जो बड़ा डॉटेड डायग्राम है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। इसमें ये 3 प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड और सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन सक्स द एयर एट प्रेशर P1 पर वो सक करेगा। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इनलेट वाल्व ओपन, और ये EF द्वारा प्रोसेस दिखाया गया है डायग्राम में देख सकते हैं E और F। प्रोसेस FG जो डार्क लाइन है शोज द कंप्रेशन ऑफ एयर पॉलीट्रोपिकली। यहाँ पे ये जो पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस हुई है एयर। ड्यूरिंग द ऑपरेशन इनलेट एंड डिलीवरी वाल्व, जिसे हम आउटलेट वाल्व कर रहे हैं, दोनों क्लोज रहेंगी सक्शन के टाइम पर। द कंप्रेशन कंटिन्यू टिल द प्रेशर P2, और ये कंप्रेशन तब तक होगा जब तक प्रेशर P2 पर पहुँचेंगे। इन द सिलेंडर इज एडिक्वेट टू ओपन द डिलीवरी वाल्व एट पॉइंट G, और पॉइंट G पर पहुँचने के बाद जो डिलीवरी वाल्व है, जो आउटलेट वाल्व है, वो खुलने लग जाती है। प्रोसेस G से GH, यहाँ देखो प्रोसेस GH रिप्रेजेंट द डिलीवरी ऑफ एयर टू द स्टोरेज वेसल। अब यहाँ से क्या होगा, वो जो एयर है हमने स्टोरेज वेसल को दे दी एट प्रेशर P2 पर। आउटलेट वाल्व रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द पीरियड, और इस पीरियड में जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन रहेगी। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड पर साइकिल कैन बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग फॉलोज, यानी P1 हमने इनलेट प्रेशर मान लिया, V1 इनिशियल वॉल्यूम मान लिया, T1 इनिशियल टेम्परेचर मान लिया एयर का, P2 जो कंप्रेशन के बाद प्रेशर हुआ, V2 जो कंप्रेशन जो डिलीवरी के टाइम पर वॉल्यूम था, और T2 फाइनल टेम्परेचर। इसमें ए पहला, व्हेन कंप्रेशन ऑफ एयर टेक प्लेस पॉलीट्रोपिकली, यानी ये जो परफेक्ट डार्क है ये वाला हम एरिया लेंगे, तो हमें पता पॉलीट्रोपिकली की हमें जो इक्वेशन है PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। दिस प्रोसेस इज शोन बाय लाइन FG। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड विल गिवन बाय द लाइन GH, इट मीन्स द वॉल्यूम V2। वर्क डन देखो क्या है, एरिया EFGH, ये टोटल वर्क डन है जो मैंने डैश लाइन से दिखा रखा है EFGH। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एरिया E-H-G- प्लस एरिया GF-F' माइनस एरिया E-EEFF'। जो नीचे वाला एरिया है E-EFF', इसको हम घटाएंगे इस सारे में से, तभी उसका वर्क डन निकलेगा। अब देखो पहला जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा जो प्रोसेस है वो है पॉलीट्रोपिक, और तीसरा भी कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर का पता है P2 V2 पहले वाले का, E-H-G का P2 V2, प्लस पॉलीट्रोपिक का हमें पता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और E-EEF' का, क्योंकि ये इनिशियल में है तो
P1V1। इसको इसमें से घटा लिया, n-1 एलसीएम लेने के बाद हमारे पे क्या मिलेगा, n(P2V2) माइनस n(P1V1) अपॉन n-1। अब यहाँ से n बाहर ले लो, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। अब यहाँ से P1V1 बाहर ले लेंगे तो n अपॉन n-1 P1V1 P2V2 अपॉन P1V1 माइनस 1। अब हमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का पता है, P1V1 की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1V1 की पावर n इज इक्वल टू P2V2 की पावर n होगा। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी हमारी P1 अपॉन P2 1 अपॉन n। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाली जो इक्वेशन 8.2 है इसमें रखते हैं। इसमें रखने के बाद हमें क्या मिला, n अपॉन n-1 P1V1 इंटू P2 अपॉन P1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन n-1। अब हमने क्या किया, इस P2 अपॉन P1 और P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन n को कन्वर्ट कर लिया P2 अपॉन P1 में। तो कन्वर्ट करने के बाद हमें मिला P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n। तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई, n अपॉन n-1 P1V1 P2 अपॉन P1 की पावर n-1 अपॉन n-1। ये हमारा फाइनल आंसर है। और P1V1 को हम MRT भी लिखते हैं। अगला है पावर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, यानी कितनी पावर हमें चाहिए एक सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए। वो है P इज इक्वल टू WNC अपॉन 60 वाट। ये चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो W क्या है, वर्क डन पर साइकिल ड्यूरिंग आइसोथर्मल हो या पॉलीट्रोपिक हो या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो। NC है स्पीड ऑफ कंप्रेसर। अब इसमें देखो NC दो तरह से होता है, अगर सिंगल स्टेज कंप्रेसर है तो NC की वैल्यू n होगी, और डबल एक्टिंग कंप्रेसर है तो NC की वैल्यू 2n होगी। अब ऊपर वाली कंडीशन में हमने क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया था, पर क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो अब हम जो अगला वर्क डन निकालेंगे विद क्लियरेंस वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम वो होता है कि जब सारी एयर डिलीवर्ड हो गई सिलेंडर से, पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ एयर रह जाती है सिलेंडर में, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं। In previous article, it has been assumed that there is no clearance volume in the compressor, but in actual practice, it is not possible. हमने पिछले आर्टिकल में ये देखा कि हमने कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लिया था, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता। क्लियरेंस वॉल्यूम को जीरो करना मुश्किल है। Therefore, clearance volume is to be taken into account for derivation of work done. हम डेरिवेशन के लिए क्लियरेंस वॉल्यूम जरूर कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ P1V1 एंड T1 ये इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। P2V2 ये फाइनल जो डिलीवर हुई है उस पॉइंट पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। VC हमने क्लियरेंस वॉल्यूम माना, और VS हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है। स्वेप्ट वॉल्यूम वो होता है कि जब पिस्टन इनटेक से ऊपर से जब नीचे आता है तो उस सक्शन के दौरान कितनी एयर सक की उसने, उसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो। तो तब इस तरह का डायग्राम बनेगा जिसमें दो कांस्टेंट प्रेशर होंगे प्रोसेस और दो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होंगे। तो इस डायग्राम के बीच का जो एरिया है वो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 जो डार्क है। अब वर्क डन निकालने के लिए ये क्लियरेंस वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। कौन सा, एरिया A12B माइनस एरिया A43B। यहाँ से ये घटा दो, हम अभी पीछे निकाल चुके हैं। एरिया A12B के लिए n अपॉन n-1 P1V1 P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n-1। अब जो हम लास्ट वाला जो घटाएंगे तो वहाँ लेंगे हम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 पर वॉल्यूम V4 आएगा। चौथे पॉइंट पर क्या है, वॉल्यूम V4 है। और P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n-1। यहाँ से n अपॉन n-1 P1 V1 माइनस V4 P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n-1। V1 माइनस V4 जो है ये है स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम। मल्टी स्टेज कंप्रेसर नेक्स्ट है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर का मतलब है कि अगर हम दो कंप्रेसर सीरीज में जोड़ दें तो दो अलग अलग सिलेंडर में एयर कंप्रेस होगी। इन केस ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी
ऑफ एयर टेक प्लेस इन सिंगल स्टेज, यानी जो सक्शन है, कंप्रेशन है और डिलीवरी है वो एक ही सिंगल स्टेज में हो जाती है। पर हमें हायर प्रेशर पर अगर रिक्वायरमेंट है कंप्रेस एयर की, तब हमें मल्टी स्टेज कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। फॉर हायर कंप्रेसर या हायर प्रेशर वी कैन आइदर एम्प्लॉय लार्ज प्रेशर रेशो इन ए सिंगल सिलेंडर और मोर सिलेंडर इन ए सीरीज, यानी या तो हम लार्ज कैपेसिटी का कंप्रेसर लगाएं या 2-3 सिलेंडर एक सीरीज में लगा दें। इफ़ वी एम्प्लॉय सिंगल स्टेज कंप्रेसर फॉर प्रोड्यूसिंग हायर प्रेशर एयर लाइक 8 to 10 बार, सर्टेन डिस्चार्ज अकर विच द फॉलोज। पहला, सिलेंडर साइज विल बी लार्ज, यानी अगर हम सिंगल स्टेज सिलेंडर से ही हाई प्रेशर लेना चाहें तो उस पर हमें क्या दिक्कत आएगी, एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और जो टेम्परेचर है कंप्रेशन के टाइम वो ज़्यादा हो जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर टाइम अवेलेबल ऑफ डिलीवरी ऑफ एयर इज़ ऑल्सो रिड्यूस, यानी टाइम पर एयर नहीं मिल पाएगी। अब एडवांटेज क्या है मल्टी स्टेज कंप्रेसर के। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव मल्टी स्टेज कंप्रेसर विद इंटरकूलर इज लेस, यानी जो पावर रिक्वायर्ड होगी विद इंटरकूलर क्या करता है, ठंडा करता है कंप्रेस्ड एयर को, तो इंटरकूलर के साथ जो पावर रिक्वायर्ड होगी कंप्रेस्ड एयर को वो कम में यूज़ होगी। मल्टी कंप्रेसर हैज़ बेटर मैकेनिकल बैलेंस, यानी मैकेनिकल बैलेंस जो होता है वो अच्छा होता है। इट रिड्यूस लीकेज लॉस कंसिडरेबली, यानी जो लीकेज लॉस होते हैं इसमें कम होते हैं। इफेक्टिव लुब्रिकेशन ऑफ पॉसिबल बिकॉज लोअर टेम्परेचर, और इसमें जो लुब्रिकेशन है वो आसानी से हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर गर्म होगा तो लुब्रिकेंट पतला हो जाएगा, तो इसलिए लुब्रिकेशन इसमें अच्छा होता है। इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। इट इम्प्रूव द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सेम प्रेशर रेशो, यानी सेम प्रेशर रेशो पर इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो अधिक होती है। अब टू स्टेज कंप्रेसर का देखो, मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। देखो पहला कंप्रेसर यहाँ पर उसे कहते हैं हम लो प्रेशर सिलेंडर लगाए हैं, और दूसरा राइट हैंड साइड पर हाई प्रेशर सिलेंडर लगाए। तो लो प्रेशर से आएगी सबसे पहले P1 T1 V1, ये इनिशियल कंडीशन है, और फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में ये आ गई। फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में ये जब ये आ गई तो यहाँ पर एयर कंप्रेस हुई, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ, और ये यहाँ इंटरकूलर में चली गई। इंटरकूलर में क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो घटा दिया, प्रेशर सेम है पर टेम्परेचर घटा दिया, यानी T3 जो होगा वो T2 से कम होगा, और वॉल्यूम सेम है। यही प्रेशर अब इस सिलेंडर में आया, यानी दूसरे स्टेज के कंप्रेसर में आया, तो वैसे ही ऑलरेडी हाई प्रेशर है, और यहाँ पर और एयर कंप्रेस हुई, यानी कंप्रेस एयर को और कंप्रेस कर दिया, यानी प्रेशर और बढ़ा दिया। तो इस एक फाइनल जो हमें मिलेगा जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनिशियल कंप्रेसर। अब यहाँ देखो इस कंप्रेसर के दौरान ये डायग्राम बनेगा। यहाँ देखो विदाउट इंटरकूलिंग तो ये 1 से 3 वाला बनेगा, और बाकी ये सारे जो प्रोसेस होंगे वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होंगे, PV की पावर n कांस्टेंट होगी, और परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए 1 से 4 वाला मिलेगा। जो परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होती है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग इंटरकूलर इज इक्वल टू टेम्परेचर T1, यानी जो इंटरकूलर को एयर छोड़ रही है उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो गया तो उसे कहते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग कहते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग इंटरकूलर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर उसका जो इंटरकूलर को छोड़ रही है एयर उसका टेम्परेचर, तो उसे हम इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग कहते हैं। अब है वर्क डन बाय टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। पहला है परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए तो वर्क डन W1 हम पहले भी निकाल चुके हैं, वर्क डन रेसिप्रोकेटिंग का N/n-1 P1V1 P2/P1 N-1/n-1। सिमिलरली अब यहाँ 2 स्टेज हैं, यानी दूसरा भी कंप्रेसर है तो उसके लिए V2 है, यानी W2 N/n-1 P2V2 P3/P2 N-1/n-1। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा।
यानी n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 n माइनस वन अपॉन n माइनस वन प्लस n अपॉन n माइनस वन P2 V2 P3 अपॉन P2 n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये है फॉर इम्परफेक्ट कूलिंग। लास्ट है फॉर परफेक्ट कूलिंग, यानी परफेक्ट कूलिंग में क्या है, जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर हमें बाद में मिलेगा, यानी यहाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। यानी जो W1 का वर्क डन है वही W2 का वर्क डन होगा, यानी जो पहले का कंप्रेसर का वर्क डन था वही दूसरे कंप्रेसर का भी वर्क डन होगा। तब उस कंडीशन में हमें जो मिलेगी वो है n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 n माइनस वन अपॉन n प्लस P3 अपॉन P2 n माइनस वन अपॉन n माइनस टू। अब है डिफरेंट एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। हमें ये पता है एयर कंप्रेसर की जो साइकिल है PV ये होती है 1 2 3 4, दो कांस्टेंट प्रेशर है और दो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है कि इट इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, यानी एक्चुअल वॉल्यूम जो उसने सक किया है सक्शन स्ट्रोक में अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो और इसको हम इस डायग्राम से हम कैसे डिफाइन करेंगे, V1 अपॉन V4 नहीं V1 माइनस V4 अपॉन V1 माइनस V3 ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज लेस देन 1, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम होने के कारण जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो हमेशा 1 से कम होती है। और क्लियरेंस रेशो क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। और यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है हमारे पास, जो 3.3 से लेफ्ट हैंड साइड पर जितना भी वॉल्यूम है वो है क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी V3 अपॉन V1 माइनस V3। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 अपॉन V1 माइनस V3। अब इनको अलग अलग कर लो, यानी V1 माइनस V3 अपॉन V1 माइनस V3 ये कट जाएगा तो ये 1 आ गया, 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस V3 माइनस V4 अपॉन V1 माइनस V3। तो अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस रेशो अपॉन V1 माइनस V3 इज इक्वल टू K, हमने K मान लिया। तो ये पहली टर्म होगी K, और इस बची हुई टर्म में हमें V3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, V3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो ये एक और टर्म बन गई K की, यानी क्लियरेंस रेशो की। तो क्या हो गया 1 प्लस K माइनस K V4 अपॉन V3। और हमें एक चीज़ और पता है PV की पावर n कांस्टेंट है, तो यानी P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 की पावर n ये बराबर होगा। तो यहाँ से V4 अपॉन V3 की वैल्यू निकाल लो और इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1 प्लस K माइनस K P3 अपॉन P4 1 अपॉन n। अब है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है कि जो इंडिकेटेड पावर है कंप्रेसर की और ब्रेकिंग हॉर्स पावर है कंप्रेसर की, इन दोनों का रेशो ही मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है W इंटू एन अपॉन 60, यानी n क्या है कंप्रेसर की स्पीड, और ब्रेकिंग पावर क्या होती है 2 पाई NT अपॉन 60। अब है नेक्स्ट आइसोथर्मल एफिशिएंसी, जिसे समतापीय दक्षता भी कहते हैं। ये क्या है, ये रेशो है आइसोथर्मल कंप्रेस वर्क का और एक्चुअल कंप्रेस वर्क का, यानी एक्चुअल में कितनी कंप्रेस वर्क मिला है और आइसोथर्मल कंप्रेस वर्क, ये दोनों हमें पता है। जो आइसोथर्मल कंप्रेस वर्क होता है P1 V1 log P2 अपॉन V1, और अभी हमने जो किया है एक्चुअल कंप्रेस वर्क का n अपॉन n माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 n माइनस वन अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगी वो हमारी आइसोथर्मल एफिशिएंसी आएगी। अब है एडियाबेटिक एफिशिएंसी या रुद्धोष्म दक्षता। ये किसका रेशो है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क के रेशो को हम एडियाबेटिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क क्या है, गामा अपॉन गामा माइनस वन P1 V1 P2 अपॉन P1 गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन, यानी पॉलीट्रोपिक में n आ गया या इरिवर्सिबल में n आ जाता है, और जो रिवर्सिबल है उसमें गामा आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। अब है कंप्रेसर। कंप्रेसर के प्रकार, पहला करेंगे हम रोटरी कंप्रेसर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में घुमाऊ कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का प्रयोग अधिक मात्रा में वायु को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी हमें मात्रा अधिक चाहिए तो हम इसको यूज़ करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इस कंप्रेसर से वायु जो कंप्रेस होती है दो घटते हुए सतहों के बीच इसे गुजारा जाता है वायु को, तो इससे क्या होता है वायु कंप्रेस होती है।
इसके भी दो टाइप हैं, एक तो रूट ब्लोवर, दूसरा वेन ब्लोवर। ये देखो रूट ब्लोवर है, इसमें क्या है दो लॉब लगे होते हैं, दो लॉब गियर सिस्टम से जुड़े होते हैं, और ये एक गियर एक मोटर से जुड़ा होता है और वो मोटर से चलता है, और दूसरा इसके विपरीत चलता है गियर सिस्टम से। इस देखो इस कंप्रेसर में दो रोटर लगे होते हैं जो दो लोब से जुड़े होते हैं। यह रोटर एक दूसरे के समांतर अक्ष पर जुड़े होते हैं। कंप्रेसर का एक रोटर बाह्य स्रोत से जुड़ा होता है, दूसरा रोटर दूसरे के साथ विपरीत दिशा में गियर व्यवस्था से जुड़ा होता है। दोनों रोटर केसिंग में व्यवस्थित होते हैं। जब रोटर बाह्य स्रोत के माध्यम से घूमता है तब इनलेट पोर्ट की सहायता से वायु अंदर आती है। रोटर घूमने के कारण लोब घूमता है जिससे वायु कंप्रेस हो जाती है। यह कंप्रेस वायु रिसीवर से होते हुए निकास पोर्ट के बाहर हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है वेन ब्लोवर संपीड़क, यानी वेन ब्लोवर टाइप कंप्रेसर। इसमें क्या होता है, वेन होता है और वेन में खाली स्प्रिंग लगी होती है और बीच में खाली जगह होती है। जब ये वेन घूमते हैं तो इनके जो खाली जो जगह है वहाँ पर एयर ट्रैप होती है, यानी एयर आती है और एयर कंप्रेस होती है खाली जगह में और ऊपर डिलीवर्ड हो जाती है। इस कंप्रेसर में एक शंक्वाकार ढलवे लोहे की केसिंग होती है, यानी इसका जो केसिंग है वो कास्टिंग आयरन की है। इसमें दो पोर्ट हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट पोर्ट। यह एक एयर टाइट केसिंग है के बीच में डिस्क घूमती है। घूमती हुई डिस्क के परिधि पर साल्ट बने होते हैं। इन साल्ट पर अधातु के पदार्थ बने होते हैं। ये अधातु के होते हैं, नॉन मेटल। इन अधातु पदार्थों पर फाइबर हो या कार्बन हो, जब रोटर घूमता है तब अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। वायु प्रवेश पोर्ट से होते हुए इस वेन से टकराती है। वायु का संपीड़न होता है। यह संपीड़न वायु ग्राहक से होते हुए संपीड़क निकास पोर्ट तक पहुंच जाती है। अगला है डायनेमिक कंप्रेसर। अब रहता है रोटरी कंप्रेसर, यह है डायनेमिक कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, इसके दो टाइप हैं। तो इसमें हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पढ़ेंगे। ये देखो फिगर में, ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। इसमें जो एयर जो आएगी वो एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो इसमें एक रोटर होता है, रोटर में ब्लेड होते हैं और इसकी केसिंग के अंदरी साइड भी ब्लेड होते हैं। तो अंदर जो साइड ब्लेड होते हैं वो फिक्स होते हैं और जो रोटर वाले जो ब्लेड हैं वो मूवेबल होते हैं। तो जब एयर आती है तो ये रोटर घूमता है, तो इन ब्लेड के कारण ये एयर कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस्ड एयर को फिर हम बाहर यूज़ कर लेते हैं। अब है कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी एयर कंप्रेसर। पहला रेसिप्रोकेटिंग, जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है वो लो डिस्चार्ज और हाई प्रेशर के लिए सूटेबल है, और जो रोटरी कंप्रेसर है वो हाई डिस्चार्ज और लो प्रेशर के लिए सूटेबल है। सेकंड पॉइंट है द स्पीड ऑफ कंप्रेसर इज़ लो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। जो इसकी कंप्रेसर की जो स्पीड है वो कम है क्योंकि जो उनका जड़त्व है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का वो ज़्यादा है, और जो इसकी स्पीड है रोटरी वाले की वो ज़्यादा है। सप्लाई इंटरमीडिएट, यानी सप्लाई धीरे धीरे होती है और इसमें सप्लाई कंटिन्यूस होती है रोटरी में। साइज़ इज़ लार्ज फॉर सेम डिस्चार्ज। रेसिप्रोकेटिंग में जो साइज़ है वो लार्ज होता है और रोटरी में जो साइज़ है वो कम होता है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है रेसिप्रोकेटिंग में, रोटरी में कोई ऐसी बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं होती। एयर डिलीवर्ड इज़ लेस क्लीन। जो एयर जो डिलीवर है वो लेस क्लीन है। इसमें क्या है, एयर डिलीवर इज़ मोर क्लीन। सातवां पॉइंट है लुब्रिकेंट सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जो रेसिप्रोकेटिंग में जो लुब्रिकेंट जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड है और इसका लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम है वो सिंपल है। द मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज इज़ अबाउट 300 मीटर क्यूब पर मिनट। जो मैक्सिमम एयर डिस्चार्ज है वो इतना है और इसमें ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा होता है 300 मीटर पर क्यूब पर मिनट से। डिलीवरी प्रेशर वेरीज फ्रॉम 800 टू 1000 बार। डिलीवरी प्रेशर इज नॉर्मली बिलो द 10 बार। इसमें आइसोथर्मल एफिशिएंसी इज़ यूज फॉर ऑल कैलकुलेशन। रेसिप्रोकेटिंग में जो आइसोथर्मल एफिशिएंसी यूज़ करते हैं और इसमें हम करते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।